हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम ऑडिट की रिवीजन कर रहे हैं जिसमें हम प्रोफेशनल एथिक्स के टॉपिक पे पहुंच गए हैं। सो हम लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक इन द प्रोफेशनल एथिक, दैट इज़ द केवाईसी। है ना, हमने लास्ट में कर लिया था कि उसके कितने ऑफिसेज अलाउड हैं और कितने ऑफिसेज में से वो मेन बताएगा। है ना, ये रहा हमारा टॉपिक। तो हमारा टॉपिक में से हमने ये वाली चीज़ कर ली थी। हाँ, कि हमने कहा था कि मेंबर्स के दो ऑफिसेज हैं तो वो क्या करेगा, और मेन ऑफिस जो भी होगा उसे मेंबर्स को डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट इज़ केवाईसी नॉर्म्स। केवाईसी नॉर्म्स पता ही होती हैं कि कहाँ नो योर क्लाइंट की नॉर्म्स होती हैं, और ये किसके लिए बताई गई हैं, सीए इन प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि जाहिर सी बात है, कोड ऑफ कंडक्ट प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड्स के लिए, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करते हैं इंस्टीट्यूट के लिए। क्योंकि जॉब वाले इतने नहीं करते, क्योंकि जॉब किसी के अंडर कर रहे होते हो ना आप, तो राइट उसमें इंडस्ट्री इन्वॉल्व होती है। बट यहाँ पर सीए इंस्टीट्यूट होता है, तो फाइनेंशियल सर्विस जो भी हम ग्लोबली दे रहे हैं रिक्वायर्स टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन दैट ऑफ देयर क्लाइंट्स एंड कंप्लाई विद केवाईसी नॉर्म्स। इन दिस लाइट ऑफ बैकग्राउंड द काउंसिल ऑफ आईसीआई अप्रूव द फॉलोइंग, उन्होंने भी अप्रूव कर दी है, विच आर मैंडेटरी इन नेचर। देखो अब तो रखनी ही पड़ेगी, एंड शैल अप्लाई इन ऑल असाइनमेंट। चाहे आप छोटा से छोटा काम करें ना रिटर्न्स का, तो भी आपको रखनी है, पर्टेनिंग टू अटैच द फंक्शन। अब हम देख लेते हैं कि अच्छा भैया केवाईसी रखनी है, कौन सा क्लाइंट आए तो कितने रखनी है, ये भी तो पता चलना चाहिए ना। द लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन, तो आपको लेवल पे देखना है कि आपका जो इंफॉर्मेशन का लेवल है वो कितना होना चाहिए। तो देखो, अगर आपका क्लाइंट इंडिविजुअल या प्रोपराइटर निकला, मतलब वो आया रिटर्न भरवाने के लिए, टैक्स ऑडिट कराने के लिए, है ना, तो ये सारे छोटे छोटे काम करवाने के लिए जो एक इंडिविजुअल पर्सन करा सकता है, तो उसके लिए आप नॉर्मल चीज़ें लोगे। नॉर्मल जैसे उसका नाम पूछोगे, पैन, बिजनेस, और लास्ट की ऑडिटेड अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो। वरना स्पेशल चीज़ें भी आप उससे पूछ सकते हो, जैसे कि आप जो हमसे काम करवाने हो वो, अगर उसके बीच में आपने कोई एग्रीमेंट किया है ना, कोई साइनिंग करी है, कोई सर्टिफिकेशन दी है उसको, तो अगर ऐसे कोई एग्रीमेंट में सीए इन्वॉल्व हुआ है तो वो टाइप ऑफ एंगेजमेंट के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले लेगा। ठीक है, ऐसे ही हम लेट्स कंटिन्यू विद द सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक। वो सेकंड में बोल रहे हैं, अगर आपका क्लाइंट कौन है, कॉर्पोरेट एंटिटी। तो कॉर्पोरेट एंटिटी के केस में उसकी जनरल इन्फॉर्मेशन क्या होगी, खुद सोचो पहले तो। है ना, उसमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा ही होंगी, जैसे कि ऑब्वियसली नेम, बिजनेस, नाम और एड्रेस कहाँ है उसका, बिजनेस क्या करता है, नेम, पेरेंट कंपनी का नाम, पेरेंट मतलब अगर ये सब्सिडरी है तो, अदरवाइज नॉर्मल कंपनी, और अगर उनकी कोई लास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं तो उसके देखने के लिए ये लास्ट ऑडिटर ने कैसे रिव्यू दिए हैं, क्या बात है, ये कितने पानी में। बी में देख लेते हैं, बी में पता चलेगा, अब आपने वही एंगेजमेंट, आपने उस कंपनी का क्या किया है, ऑडिट किया है, तो ऑडिट में जीएसटी ऑडिट करा है, स्टैट ऑडिट करा है, कोई कैलकुलेशन करी है, कोई सर्टिफिकेशन करके दी है, तो क्या करके दिया है, वो एंगेजमेंट का टाइप आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है। और थर्ड, ये कंपनी है भैया, छोटी मोटी चीज़ नहीं है, कंपनी में बहुत इन्वेस्टमेंट्स होती है, पब्लिक का भी बहुत पैसा होता है, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप को पक्का रजिस्टर कराती हैं, तो इसलिए रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास रजिस्टर्ड होती हैं। रजिस्टर्ड होने की वजह से इनकी एक यूनिक आईडीज़ बनती हैं, जो कि कहलाती हैं डिन नंबर। डायरेक्टर है ना, डायरेक्टर का नाम, उसका एड्रेस और इन्फॉर्मेशन आपको डिन से मिल जाती है, फिर कंपनी का नाम, एड्रेस वगैरह पैन से मिल जाता है, और उसकी और आइडेंटिफिकेशन लेनी हो तो सिन नंबर से मिल जाती है। जैसे हम एमसीए की साइट पे सिन नंबर डालते हैं तो आपने देखा ही होगा, सारी डिटेल्स आ जाती हैं, कितने मेंबर हैं, कब से हैं, कितनी शेयर होल्डिंग है, कितने शेयर्स होल्ड करते हैं, कब कब चेंज हुए, कब कब नए पार्टनर्स आए, या सॉरी नए शेयर होल्डर्स आए या नए डायरेक्टर्स आए, राइट। तो ये इन्फॉर्मेशन केवाईसी की हो गई, कॉर्पोरेट है ना, और इंडिविजुअल भी कर लिया। अब हम नेक्स्ट वाला देखने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी। सपोज करते हैं नॉन कॉर्पोरेट में तो आप समझ ही गए होगे, एनजीओज लाइक एंटिटीज़ और एंटरप्राइजेस जो रजिस्टर्ड नहीं है अभी। ठीक है, तो इसका भी सेम है, ए पार्ट, बी पार्ट। ए पार्ट में वही जनरल इन्फॉर्मेशन, आप जनरली देखोगे तो एक सोच के देखो, एक एनजीओ में क्या ही होगा, उसका नाम होगा, उसका पैन होगा, है ना, लास्ट ऑडिट डेट तो सब में ही है, बिजनेस डिस्क्रिप्शन, तो ये चार तो थे, इसमें एक एक्स्ट्रा आ गया क्योंकि एनजीओ है या कोई और एंटिटी है, तो उसमें सोच के देखो यही हो सकता है ना, पार्टनर्स हो गए, जैसे फर्म भी एग्जाम्पल हो गया, है ना, जैसे इसमें पार्टनर्स हो जाएंगे, एनजीओज में ट्रस्टीज़ हो जाएंगे, बात तो वही हुई ना, तो वो चीज़ लिखी है। तो पार्टनर की इन्फॉर्मेशन या ट्रस्टी की एड्रेस, उनका पैन और आधार वो होगा, और आपने उनके लिए क्या किया है वो टाइप ऑफ एंगेजमेंट हो जाएगी, राइट। तो दैट इज़ वेरी वेरी सिंपल, एक बारी गो थ्रू करने से आसान हो जाता है। ठीक है, तो अब हम 11th के बाद आ गए हैं 12th नंबर पेज पे, जहाँ पे हम आज का मेन इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज़ द फ्लो चार्ट। और फ्लो चार्ट किस बेसिस पर, डिसिप्लिनरी प्रोसीजर मैकेनिज्म। कट शॉर्ट इंस्टीट्यूट ने इतने बढ़िया तरीके से आपको एक फ्लो चार्ट फॉर्म में दे रखा है, आप खुद ही देख सकते हो, उसमें आपको सिंपल और सिंपल इन बॉक्सेस को फॉलो करना है, आसान से आंसर आ जाएगा, और वही आपको पेपर में अपने वर्ड्स में लिख के आना है। खुद सोचो, अगर डिसिप्लिनरी कोई एक्शन ले रही है तो उसका मतलब कुछ ना कुछ मिसकंडक्ट किया होगा, कुछ ना कुछ गलती की होगी, तो उस मिसकंडक्ट के अगेंस्ट इंस्टीट्यूट कैसे एक्शन लेगी, लेट्स सी। सबसे पहले जो मिसकंडक्ट की रिपोर्टिंग करेगा वो क्या करेगा,
कंप्लेन करेगा अलॉन्ग विथ प्रिस्क्राइब फीस, एंड सेकेंडली ही विल गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द मेंबर ऑफ ICA ऑफ एलिग मिसकंडक्ट। जाहिर सी बात है, पहले तो फाइल करेगा जाकर और उसमें वो फीस मांगेंगे, वो फीस भर देगा। और दूसरी बात, उसने जो गलती देखी वो इन्फॉर्मेशन इंस्टीट्यूट को दो, क्योंकि इसी बेसिस पे तो उसकी कंडक्ट होगी। ओके, ये इन्फॉर्मेशन चली गई डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट के पास। एक डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट है, वो डायरेक्टरेट इस चीज़ को प्राइमा फेसी देखेगा ऊपर ऊपर से गुड फेथ में कि जो इन्फॉर्मेशन आई है वो सही है कि नहीं। कभी किसी ने बहुत ही गलत इल्ज़ाम लगा दिया तो साफ पता चल रहा है नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, और छोटा मोटा किया है कि उसने रिश्वत ले ली, ये कर लिया वो कर लिया, तो लगता है कि हाँ यार गलती हो सकती है। इसलिए प्राइमा फेसी ओपिनियन की महत्वता भी बहुत ज़्यादा है, इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। अब अगर उसको लगता है कि हाँ प्राइमा फेसी गड़बड़ है, तो देखो क्या है, अगर उसको लगता है कि हाँ वो इसलिए गिल्टी है, तो लेट्स सी द फ्लो चार्ट अंडर द गिल्टी पार्ट। ठीक है ना, हम देखते हैं कि अगर वो गिल्टी है तो वो क्या करेगा। तो देखो, हाँ सबसे पहले यहाँ तक देख लेते हैं। गिल्टी है दो केस में, या तो फर्स्ट शेड्यूल में गिल्टी है, या तो सेकंड शेड्यूल में, या बोथ शेड्यूल में गिल्टी है। तो यहाँ पे मैं 1 लिख रही हूँ, यहाँ पे 2 लिख रही हूँ, और बोथ लिख रही हूँ, तो हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे पता चल रहा है बड़ी गलती है, यहाँ पे छोटी गलती है ना। तो ये छोटी गलती है, हाँ, और ये बड़ी गलती है। ये तो हमें यहाँ से देख के पता चल रहा है स्केड्यूल्स के अकॉर्डिंगली। फिर नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट शेड्यूल में अगर वो फर्स्ट शेड्यूल में गिल्टी हुआ तो केस कहाँ चल जाएगा, प्लेस द मैटर बिफोर बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन। तो बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन के पास चला जाएगा डायरेक्टरेट से। अब बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन ने इस मैटर को एक्सेप्ट करा, इंक्वायरी कंडक्ट करी, और अगर उसको फाउंड गिल्टी में देखो क्या मिला, लेट्स गो फर्दर, है ना। फाउंड गिल्टी में देखो उसको क्या मिला, यहाँ तक ही देखेंगे हम, है ना। तो उसको फाउंड अगर कंडक्ट करी उसने और फाउंड गिल्टी में भी यस निकला कि हाँ भाई वो गिल्टी है, सबूत मिल गए, तो रेप्रीमेंट कर देंगे, मतलब सस्पेंड कर देंगे, रिमूव कर देंगे उसका नाम। कब तक, मैक्सिमम 3 महीने तक, और इम्पोज कर देंगे पेनल्टी 1 लाख रुपए की। अरे बाप रे। और सपोज करते वक्त जो केस आया उसको उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया, सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया, तो मैटर वहीं क्लोज हो जाएगा। और दूसरा केस, अगर फाउंड गिल्टी की तरफ गए और एविडेंस जुटाए और ये पता चल गया कि वो गिल्टी नहीं है, तो भी सीधे मैटर हो जाएगा क्लोज। ये तो बहुत सिंपल सिनेरियो था, इसमें तो कोई ज़्यादा इशू नहीं था। बट अगर हम ये वाला सिनेरियो देखें जो सेकंड शेड्यूल की मैंने आपको बोला कि सेकंड शेड्यूल या फिर बोथ, इन दोनों शेड्यूल्स में वो गिल्टी साबित हो जाए किसी भी वजह से, तो उस केस में वो मैटर बड़ी कमेटी के पास चला जाता है, जिसे डिसिप्लिनरी बोलते हैं, DC। यहाँ पे क्या था, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन, ये है डिसिप्लिनरी कमेटी। अगर उन्होंने ये प्ली एक्सेप्ट कर ली, कंडक्ट कराया, और गिल्टी में अब यस निकले, गलती निकली, तो रेप्रीमेंट कर देंगे, सस्पेंड, आपका नाम परमानेंटली भी हटा सकते हैं और किसी ड्यूरेशन तक भी हटा सकते हैं अगर उनकी वो रही तो। और थर्ड केस, आपको 5 लाख तक की पेनल्टी लगा देंगे। ये बड़ी बड़ी गलती साबित हो रही है ना। तो ये बड़ी गलती है। और दूसरा देखो, अगर इनको लगता है जो प्ली आई है वो गलत है, रिजेक्ट कर देंगे उसको, रिजेक्ट करके मैटर वहीं क्लोज। और दूसरी चीज़, अगर आप फाउंड गिल्टी के लिए गए, उन्होंने इंक्वायरी बिठाई और आप सही निकल के बाहर आए, तो मैटर फिर से क्लोज। ठीक है, ये वाला सिनेरियो बहुत ईजी है। बट थर्ड केस में हम देखते हैं। थर्ड केस देखो, अगर प्राइमा फेसी डायरेक्टरेट को ये बात लगती है कि वो गिल्टी नहीं है, वो क्या है, बेकसूर, वो बेकसूर है, उसे गलती नहीं है, तो सारी इन्फॉर्मेशन किसको पास कर देगा, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन को। ये रहा बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन जो यहाँ था, ठीक है ना, BOD, उसको पास कर देगा। BOD के ऊपर है। अब उसे लगता है डायरेक्टरेट सही है तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्टेड का मतलब ये नहीं है गलती एक्सेप्ट करी है, एक्सेप्टेड का मतलब है उसकी ओपिनियन एक्सेप्ट कर ली है। तो एक्सेप्ट कर लिया तो मैटर वहीं क्लोज, क्योंकि ओपिनियन के अकॉर्डिंगली तो वो गिल्टी नहीं था ना, बेकसूर लग रहा था उसे, तो इसलिए क्लोज कर देंगे। बट अगर उसकी ओपिनियन उन्हें गलत लगी, वो ओपिनियन को रिजेक्ट कर सकते हैं। किस बेस पे, पहला, अगर उन्हें केस समझ ही नहीं आया क्या बात है, तो वो उसे फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोलेंगे, क्योंकि उनको क्या है, समझ में नहीं आया। दूसरा, मे प्रोसीड विद मैटर, मैटर में प्रोसीड कर सकते अगर कौन सा केस निकला, फर्स्ट शेड्यूल का, क्योंकि फर्स्ट शेड्यूल आपको पता ही चुकी हूँ। यहाँ पे फर्स्ट शेड्यूल होता है, ये रहा फर्स्ट शेड्यूल है, तो बोर्ड के पास ही जाएगा, तो बोर्ड कहेगी ठीक है मैं ही कंटिन्यू कर लेती हूँ। बट अगर ये सेकंड शेड्यूल या बोथ का केस निकला, तो कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ पर डिसिप्लिनरी कमेटी के पास जाना पड़ेगा, जो कि DC है। तो आगे भी यही लिखा है, रेफर द मैटर टू DC के पास जाएंगे अगर मैटर इसका निकला तो। ठीक है ना, क्लियर हो गया, बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि चार्ट के अकॉर्डिंग है। बट अगर सपोज कर लो, मैंने जो अभी आपको केस बताया है वो बोर्ड का, जिसके अंदर फर्स्ट शेड्यूल में या सेकंड में हो सकता है ना, गिल्टी माना था और फिर ये सारी चीज़ें करी थी, तो उसके आगे देख लो, ये हमारा लास्ट पार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट में शेड्यूल्स आएंगे, हम शेड्यूल पढ़ेंगे, तो ये पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है। तो हमने ये वाला केस भी देख लिया था यहाँ जहाँ पर छोटी गलती थी, और ये वाला भी केस देख लिया था यहाँ जहाँ पर बड़ी गलती थी।
तो देखो आगे क्या लिखा है, एनी मेंबर और डायरेक्टर डिसिप्लिन, क्या कोई मेंबर या कोई डिसिप्लिन का डायरेक्टर जो इंस्टीट्यूट ने बनाया होगा, एग्रीव्ड बाय ऑर्डर, सपोज कर जिसके खिलाफ ये चीज़ आई है ना, जिस पर्सन के खिलाफ ये आपने केस फाइल करा है जिसने, उस पर्सन अगर वो एग्रीव्ड है इस ऑर्डर से, किसके ऑर्डर से, बोर्ड के या डीसी के, क्योंकि ऑर्डर तो बोर्ड पास कर रही है या फिर डीसी पास करेगा ना, और जिसके खिलाफ करेगा, जिसके खिलाफ आपने ऑर्डर पास किया, वो पर्सन अगर अपने आप को एग्रीव्ड महसूस करता है, बेकसूर महसूस करता है, तो ही कैन प्रेफर एन अपील विद इन 90 डेज़। ये आपको याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि 90 डेज़ के अंदर वो क्या कर सकता है, प्ली फाइल कर सकता है, किसको, एपलेट अथॉरिटी को, जहाँ पर अपील्स फाइल होती हैं, जैसे ए बोलोगे आप एपलेट अथॉरिटी को। तो इट कैन, पहला एपलेट अथॉरिटी क्या कर सकती है, क्या कर सकती है, क्या कर सकती है एपलेट अथॉरिटी, पहला कंफर्म कर सकती है कि ऊपर वालों ने जो बात बोली है ना वो सही बोली है, मॉडिफाई कर सकती है, कोई चेंजेस कर सकती है, और सेटिसाइड कर सकती है, मतलब कैंसिल कर सकती है, ठीक है, तो तीनों पास है। थर्ड, इम्पोज कर सकती है आप पर, सेटिसाइड कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है, एनहेंस पेनल्टी, है ना, पेनल्टी बढ़ा सकती है, घटा सकती है ना, कैंसिल आउट कर सकती है, या नहीं लगी हुई तो खुद से लगा भी सकती है। तो 4 केस हो गए, यहाँ पे भी 4 केस हो गए, कंफर्म कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकती है और कैंसिल। थर्ड, रेमिट द केस टू दिस बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन और डिसिप्लिनरी कमेटी फॉर रिकंसिडरेशन। रेमिट मतलब इस केस को ख़त्म करके कहेगी री इन्वेस्टिगेट करो, उनको पता चल गया कि हाँ यार यहाँ इनको कुछ गलती हुई है, तो वो री इन्वेस्टिगेट करने को कह सकती है, इसे रेमिट है, रेमिशन कहते हैं। ये वाला केस तो ख़त्म, और नए केस के लिए उन्होंने उसको ऑर्डर्स पास कर दिए, दैट मीन्स रिकन्सिडर करने के लिए। फिर फोर्थ है पास सच ऑर्डर एज अथॉरिटी थिंक्स फिट, और पास सच ऑर्डर, अपने हिसाब से अगर कोई और ऑर्डर उनको लग रहा है तो भी वो कर सकती है, ठीक है। तो चारों चीज़ें आ गई, ऑर्डर में भी आ गई, पेनल्टी में भी आ गई, री इन्वेस्टिगेशन में, और कोई ऑर्डर अगर उन्हें लगता है तो वो भी वो कर सकती है, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट दी प्रॉपर मैकेनिज्म ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट अ चार्टेड। तो ये प्रॉपर हो गया, बहुत ईजी है, फ्लो चार्ट से तो साफ पता चल रहा है, एकदम शॉर्ट समरी वर्ड्स में उन्होंने लिख दिया, अदरवाइज जो थ्योरी में पढ़ना मुश्किल है, ठीक है गाइस। तो आप इससे रेफर कर लें फ्लो चार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगली क्लास में हम लोग शेड्यूल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आपको दिख रहा होगा पेज नंबर 13 पे, देखो टाइप्स ऑफ शेड्यूल्स, ये रहे आपके, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, है ना, पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या होगा, ये सब, ठीक है। थैंक यू।